Hello friends, good morning. My name is Kinjal Patel and I am your English teacher. Today we are going to learn about a new grammar topic entitled as error detection. एरर डिटेक्शन या एरर करेक्शन के नाम से आपके एग्जाम के अंदर ये आ सकता है, राइट. दिस टॉपिक एक्चुअली इज फॉर द बोथ स्टैंडर्ड 9th and 10th, राइट. दिस टॉपिक इज फॉर द बोथ. हम यहाँ पे इस टॉपिक को 9th and 10th दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, राइट. सी up to now we have seen in this topic so far now we have discussed already 1 to 6 rules and we have already discussed about the practice of the rules, right. Now today we are going to talk about rule number 7 to 10. Okay, error detection, as I have explained you earlier and I am again telling this one that it is most important topic for the student to get very easy marks from it, but if you can understand this one very keenly. Today we are going to talk about rule number 7. Let's have a look. Before just moving ahead, I would like to tell you one thing, my dear students, that you have to list these things into your notebook. आपको ये सारी चीजें अपने नोटबुक के अंदर लिखनी है. Is it okay? Thank you. Now just have a look on it. Rule number 7. Rule number 7 हमारा क्या कहता है? What it says? A collective noun takes a singular verb when take off as a whole and a plural verb when we take off individual part of it. Means इसका मतलब होता है a collective noun जब होता है वो सिंगुलर वर्ब गेन करता है जब वो एक साथ होता है एंड टेक ऑफ अ होल, उसको एज अ होल जब लेता है तब हमें सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल करना है. एक्चुअली कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ग्रुप, राइट. नेम्स इन ग्रुप जिसको बोलते हैं, क्रैडल, क्राउड वगैरह जो होता है वो कलेक्टिव नाउन के कलेक्टिव नाउन के तौर पे जाने जाते हैं. इट इज नोन एज अ कलेक्टिव नाउन. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एज अ वन टू दैट कलेक्टिव नाउन, अगर हम पूरे कलेक्शन को एज अ वन काउंट करते हैं तब द वर्ब विल बी इन अ सिंगुलर फॉर्म. ए पहली कंडीशन है. दूसरा है एंड अ प्लूरल वर्ब व्हेन इट टॉक ऑफ इंडिविजुअल पार्ट ऑफ इट. अगर वो इंडिविजुअल पार्ट ऑफ इट के बारे में बात कर रहा है, उस ग्रुप के हर एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, तब वहां पे प्लूरल फॉर्म आएगा. लेट्स अंडरस्टैंड दिस रूल बाय वन एग्जांपल. सी हियर द कलेक्टिव नाउन हैव चोजन इट्स प्रेसिडेंट. अब यहां पे देखो द कमिटी हैव चोजन, द कमिटी हैव चोजन इट्स प्रेसिडेंट. हियर द कमिटी वर्ड suggests a collective noun. It is a collective noun. Yes, you are right, dear student. ये collective noun ही है. अब यहाँ पे collective noun है, इसलिए यहाँ पे हमने सोच रखा है कि भाई there are lot of people, right? तो यहाँ पे उसके हिसाब से we have put the plural form of a verb and here is your error. यहाँ पे ही आपकी गलती है. According to this rule, देखो यहाँ पे collective noun अगर as a whole count होता है, कलेक्टिव नाउन एज अ होल काउंट होता है, तो उसका जो फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, जो वर्ब है हमारा, उसका फॉर्म क्या होगा? सिंगुलर. तो यहाँ पे हैव, इट इज अ प्लूरल फॉर्म, तो उसकी जगह पे वी विल पुट हैज. यहाँ पे हमने हैज रखा है, तो वो हमारा प्रॉपर करेक्शन होगा. और जो दूसरा यहाँ पे बताया गया है कि व्हेन अ प्लूरल वर्ब वी टॉक अबाउट, तो वहां पे इंडिविजुअल आएगा. तो हम अगर बोलेंगे द कैटल ऑफ काउ, मान लो कि यहाँ कमिटी की जगह पे इफ देयर इज अवर कैटल ऑफ काउ, मतलब द कैटल आप लगा लो, राइट. द कैटल यहाँ पे आपको काउंट करना है. द कैटल अगर हैव की जगह पे हैज होता
द कैटल हैज चोजन, राइट, सॉरी, इज ग्राजिंग, राइट, इज ग्राजिंग, द कैटल इज ग्राजिंग अगर होता तो वो गलत होता। अगर यहां पे कैटल इज ग्राजिंग होता तो वो गलत होता, बिकॉज कैटल की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर काव आ जाती है और काउस होती है, हर एक गाय की बात हो रही है। तो कैटल आर ग्राजिंग आप बोल सकते हो, यहाँ पे क्या बोल सकते हो, आर ग्राजिंग। तो ये हमारा रूल नंबर 7 था। लेट्स टॉक अबाउट रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म, उसका जो फॉर्म है मतलब दिखावट होता है, आउटर लुक होता है जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है, नाउन इन अ प्लूरल, वो प्लूरल दिखते जरूर है बट अ सिंगुलर इन अ मीनिंग, अगर वो मीनिंग उसका सिंगुलर नहीं करता है। whatever the noun we are writing into the statement, it looks a plural but it has a meaning of singular, अगर वो सिंगुलर मीनिंग निकलता है तो यहाँ पे हमें क्या करना है। तो देखो यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल आपको मैंने लिख रखा है, मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स इट इज अ नाउन, राइट, वो एक नाउन है। यहाँ पे लिखा है मैथमेटिक्स, तो आपको लगेगा कि सर ये तो मैथमेटिक्स है, तो ये तो प्लूरल है, तो ये प्लूरल है, तो यहाँ पे हमें क्या रखना चाहिए, प्लूरल ही। तो ये तो सही तो सेंटेंस है, लेकिन माइंड वेल द रूल इज सेइंग दैट जो दिखावट में क्या है, प्लूरल है, जो दिख तो प्लूरल रहा है लेकिन होते सिंगुलर है, इट इज सिंगुलर। मैथमेटिक्स ऐसा एक बोला जाता है एज अ होल, तो यार वो सिंगुलर नाउन है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आर गलत है, वो क्या आना चाहिए था, इज आना चाहिए था। ये सिंगुलर वर्ब हमारा हुआ। इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट? आप ध्यान से इसको एक बार और देख लो और समझ लो। नाउ लेट्स let's talk about rule number 9। चलो हम रूल नंबर 9 के बारे में पढ़ रहे हैं। वर्ड्स joined to a singular subject, वर्ड से जो सिंगुलर सब्जेक्ट से ज्वाइन होते हैं, राइट, by, with, in addition to, as well as, राइट। अगर कोई ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है, जिसका यहाँ पे कौन से वर्ड्स के बारे में बात कर रही है, तो ये these are the words, with, in addition to, as well as, these are the words, right? These words are joined with a singular subject। अगर वे सिंगुलर सब्जेक्ट से कनेक्ट होते हैं, then supplementary and do not affect the numbers of subject। तो वो सारे के सारे जो वर्ड है वो सप्लीमेंट्री है। These are words known as a supplementary and it does not have any special impact into the sentence, it does not affect the number of a subject, right? तो यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं हम, ध्यान देना बराबर इसको। The principal along with the teachers have come। Now what was my rule? मेरा रूल क्या था, आप बराबर ध्यान से यहाँ पे देखना है keenly। See, the principal along with the teachers have come। सॉरी, ये तो सही सेंटेंस है, यहाँ पे टीचर्स है, ये प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ पे हैव ही आना चाहिए था। वेयर इज मिस्टेक, गलती कहाँ है इसके अंदर, तो आप पढ़ो रूल को। रूल क्या है कि वर्ड्स ज्वाइन, कौन कौन से वर्ड्स है, विद, इन एडिशन टू, एज वेल एज। अगर ऐसे कोई वर्ड से सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्ट हुआ हो, तो देखो यहाँ पे ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, द प्रिंसिपल इज माय सिंगुलर सब्जेक्ट एंड इट इज कनेक्टेड विद दिस नाउन, राइट, ये इससे कनेक्टेड है विद द वर्ड और कनेक्टर विद। यहाँ पे इनमें से कौन सा है, विद, इन एडिशन एंड एज वेल एज, तो इनमें से ये वाला है, करेक्ट। तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा क्या है, कनेक्टर। तो इससे ये कनेक्ट हुआ है, यहाँ पे देखो ये वाला यहाँ पे कनेक्ट हुआ है और यहाँ से। तो इन दैट केस दीज आर सप्लीमेंट्री, ये सारे सप्लीमेंट्री है, तो इनका स्टेटमेंट के अंदर कोई इंपैक्ट नहीं होगा यहाँ पे नाउन में, राइट, ये सब्जेक्ट में कोई असर उसका नहीं होगा। तो अगर इसकी कोई इंपैक्ट ही नहीं है यहाँ पे सब्जेक्ट पे, तो सब्जेक्ट का रिलेटेड ही वर्ब आना चाहिए। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है,
तो यहाँ पे हमारा वर्ब भी सिंगुलर होता है या होना चाहिए। तो हमने देखो यहाँ पे क्या किया है, द प्रिंसिपल अलोंग विद द टीचर्स हैज बना दिया। अब ये जो हैज लाया है वो किसके हिसाब से लाया है, यू कैन सी ओवर हियर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल। Is that clear? I hope this rule is being completely set up into your mind and keeping forever. Now let's talk about rule number 10. चलो हम rule number 10 के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। When subject is relative, जब subject कोई relative होता है, वो भी relative pronoun की बारे में बात करें। When a subject मतलब हमारे एक्शन जो कर रहा है वो डूअर, राइट, तो वो अगर रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो वर्ब शुड अग्री इन द नंबर एंड द पर्सन। जो हमारा वर्ब होगा वो अग्री कर जाएगा नंबर से और पर्सन से विद द यस एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है, वर्ड विच रिप्लेसेस द नाउन, राइट, प्रोनाउन को जो रिप्लेस करता है उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एक्चुअल नेम है, एक्चुअल सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये क्या है, आई। तो आई विल बी कंसिडर्ड एज एन एंटीसीडेंट। हम क्या बोलेंगे इसको, एंटीसीडेंट बोलेंगे। अब यहाँ पे आप आराम से समझिएगा। लेट्स हैव लुक ऑन द एग्जांपल। एग्जांपल पे फोकस करिए आप, यू विल नो इट अल्टीमेटली, आपको इजीली इसको अंडरस्टैंड हो जाएगा। देखो, व्हेन सब्जेक्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन, अब यहाँ पे पढ़ो आई कॉमा Who is your friend। यहाँ पे जो who लिखा है ना, who is your friend, सब्जेक्ट से आगे, सॉरी वर्ब से आगे है, तो ये मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, राइट। और वो who, which, why, when, वो सारे के सारे रिलेटिव, who, whose, राइट, which, ये वर्ड ऐसे हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये जो who है मेरा रिलेटिव प्रोनाउन है। इज इट ओके? तो वो एग्री करना चाहिए, वर्ब शुड एग्री इन द नंबर एंड द पर्सन विद द एंटीसीडेंट। तो उस तरह पे यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के हिसाब से मुझे वर्ब नहीं डालना है। आई एम नॉट अलाउड टू पुट द वर्ब अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव प्रोनाउन, आई एम ओनली अलाउड टू पुट द वर्ब अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट। मतलब मेरा जो मेन सब्जेक्ट है उसको एग्री करेगा। तो यहाँ पे आई के साथ आएगा एम, और एम को ही हमें आगे लेके जाना है इन द स्टेटमेंट इन प्लेस ऑफ इज। इज की जगह पे हमें क्या पुट ऑन करना है, एम पुट ऑन करना है। और वही दूसरे स्टेटमेंट में भी होगा, इज ऑनेस्ट टू यू। अब यहाँ पे फिर से इज है, तो आगे अगर हमने एम कर दिया है तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, एम कर देना है। तो मेरा स्टेटमेंट कुल मिला के द करेक्शन विल बी लाइक दिस, आई हु एम योर फ्रेंड एंड, यहाँ पे कॉमा बताया गया है, ओके, फ्रेंड कॉमा एम ऑनेस्ट टू यू। मैं जो कि तेरा दोस्त है वो आपको बिल्कुल ऑनेस्ट कर रहा है, मतलब आपके साथ ऑनेस्ट है। इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? ये सभी नोट्स यू हैव टू राइट, राइट, ये जो बोर्ड वर्क मैंने लिखा है यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक विद द yes complete information with good neat and clean handwriting. If you can't get understand that one, do as I have done in it। जैसे मैंने यहाँ पे ये करके गलत किया है तो नीचे करेक्ट करके ये वाला लिखा है, तो इस तरह से you can write at the same way और you can write as you can understand। जिस तरह से आप understand कर सकते हो उस तरह से आप उसको लिखो। Is that clear? Thank you।
Hello students, good morning. My name is Kinjal Patel and I am your English teacher. We were looking about grammar topic entitled as error correction. Error correction क्या होता है? To find the error in the statement and to write the correction for that particular error, right? In which up to now we have seen certain rules, right? From rule number 1 to रूल नंबर 10. रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 10 तक के रूल्स हमने देख लिए. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लुक अबाउट रूल नंबर 11 टू रूल नंबर 15. Right, let's start without wasting our time, our session. Like rule number 11. What is rule number 11? Rule number 11 क्या है? And what is saying it? वो हमें क्या बोल रहा है? Look at our rule number 11, where there are two subjects in a sentence. We have one sentence, right, in which we have two subjects. मतलब there are two doers of an action. Action के दो वहां पे कर्ता होंगे. Two subjects of a sentence and they are not in same number. And the second condition is that they are not in same. I have subject number 1 and subject number 2. Subject number 1 and subject number 2 are not in numbers same. Same है वो numbers में नहीं होंगे यहाँ पे. Then the separate auxiliary verb. Sir, what does it mean by auxiliary verb? Auxiliary verb का मतलब होता है helping verb which help our main verb. Right, should be used. दोनों के लिए separate. Subject number 1 and subject number 2 दोनों के लिए separate एक helping verb use होगा. Let's correct this by the example. Example क्या है? 2 men dead, 1 were alive. Now I have two subjects in the statement. Subject number 1 is 2 and subject number 2 is 1. ये दो subjects हैं and this is our whole sentence from here to here. Now both are different in numbers. If you can see 2 means a plural noun, एक से ज्यादा है, right? And 1 it is singular noun, मतलब 1 and only. तो वो नंबर में भी अलग है. अब यहाँ पे बात की गई थी then the separate auxiliary verb should be used. अगर ये दोनों अलग है, if these two are separate then they are given separate verb as well. But here in this sentence we are given only one verb, that is verb, and put on after singular verb, which is wrong. And here we are not given a verb. यहाँ पे तो verb ही हमें नहीं दिया. That is also an error. Now how to correct it? कैसे हम उसको correct करेंगे? See, 2 men were dead. यहाँ पे were अगर हम add कर देते हैं तो यहाँ पे 2 men जो हमारे हैं, ये 2 men वाला portion है जो कि हमारा plural form है, तो उसके साथ हम plural verb लगा देंगे. Dead and one, this is my singular, तो उसके साथ हम क्या लगा देंगे? Was लगा देंगे ताकि हमारा ये statement correct हो जाए. I hope you have understood this one. Let's talk about rule number 12. Rule number 12 हमें क्या बोल रहा है? The singular verb should be made to serve two subjects. A singular verb should be made to serve two subjects only when the form of verb is same for the both subject. यहाँ पे हमारे singular verb और single verb we can use. हम एक ही वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं. But when we are using only one verb for two different subjects, they should in the form same. Same होने चाहिए in the form, right? Form के अंदर दोनों same होने चाहिए. Let's talk about the example. See, he is 10 years old and you 12. अब यहाँ पे देखो हमारे पास he is 10 years old, वो जो है वो 10 साल का है. यहाँ पे he it is a third person singular और यहाँ पे you is a second person plural. यहाँ पे तो हमें क्या बोला गया है? Single verb should
should be made to some two subjects only when the form of verb is same। यहाँ पे दोनों जो फॉर्म अगर आप देख लो तो यहाँ पे कैसा है, देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट दोनों अलग अलग है, राइट। नाउ he is a third person singular and you is a second person plural, तो यहाँ पे एक ही वर्ब यूज हुआ है which is wrong। हमें दोनों के लिए सेपरेट वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। Let's crack this example। He is 10 years old। यहाँ तो ये उसमें कोई दिक्कत नहीं, it will remain the same, but here you should put one more verb according to the plural form of the subject। तो यहाँ पे and you are, if I put are over here then my statement will be corrected। मेरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रूल नंबर 13। हम रूल नंबर 13 के बारे में बात कर रहे हैं। देखो क्या है, if two auxiliary verbs are used with one main verb। यहाँ पे we are given two auxiliary verbs। auxiliary verbs का मतलब I have explained you already that auxiliary verb होते हैं जो कि हमारे helping verb होते हैं। अगर are used with one main verb, एक मेन वर्ब है और दो ऑक्सिलरी वर्ब है, टू हेल्पिंग वर्ब विल बी देयर एंड इफ द मेन वर्ब इज ओनली वन देन द फॉर्म ऑफ द वर्ब मस्ट बी एप्रोप्रिएट टू बोथ ऑफ देम। तो उसके बाद जो हम वर्ब लगाएंगे वो दोनों को क्या करना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, एग्री करना चाहिए, राइट, एप्रोप्रिएट होना चाहिए। लेट्स लुक दैट वन विथ एन एग्जांपल। सी I have and will eat pizza। यहाँ पे I have given two auxiliary verb that are helping verb। यहाँ पे have helping verb है और यहाँ पे will helping verb है। अब यहाँ पे verb तो मेरा एक ही है, main verb is eat, right। eat मेरा main verb है, यहाँ पे auxiliary verb number 1 है, auxiliary verb number 2। तो यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, दोनों के लिए सेपरेट वर्ब जो मेन वर्ब है वो दोनों के लिए सेपरेट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उसका फॉर्म दोनों का क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। देखो यहाँ पे आई हैव ईटन, हैव के बाद ईटन मतलब वो बन जाएगा हमारा परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, राइट। हैव के आफ्टर जो हम वर्ब पुट कर रहे हैं इट शुड बी V3 फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे ईट, एट, ईटन, तो ईटन इज माय थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहाँ पे हमने वो लगा दिया। देन विल के साथ, और आपको मालूम है कि फ्यूचर के शैल विल जो भी होते हैं उसके बाद जो फॉर्म आता है वो हमारा कौन सा फॉर्म होता है, यस, हमारा रूट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हमने ईट रहने दिया, सो दैट माय सेंटेंस इज करेक्टेड बाय पुटिंग दिस ईटन वर्ड ओवर हियर या वर्ब ओवर हियर। नाउ लेट्स लुक अबाउट नंबर रूल नंबर 14। हम रूल नंबर 14 के बारे में देख रहे हैं। If that is only one auxiliary verb, अगर हमारे पास only one and one auxiliary verb है, for the two main verbs, यहाँ पे दो मेन वर्ब है, आगे वाले रूल के अंदर एक मेन वर्ब था और दो ऑक्सिलरी थे, यहाँ पे एक ऑक्सिलरी है मतलब एक हेल्पिंग वर्ब है एंड टू आर मेन वर्ब, then it should be correctly related with them। तो ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है वो बाकी दोनों मेन वर्ब से क्या होने चाहिए, करेक्टली रिलेटेड होने चाहिए। इट शुड बी करेक्टली रिलेटेड टू बोथ ऑफ देम। लेट्स लुक बाय द एग्जांपल। वन डक हैज ड्रॉन, यहाँ पे एक दिया हुआ है, वन डक हैज ड्रॉन, ये मेरा मेन वर्ब है। एंड टू पॉइजन, और दो को पॉइजन दिया गया, तो यहाँ पे ये पॉइजन एंड ड्रॉन, दीज आर टू मेन वर्ब। मेन वर्ब जो हमारे हैं वो ये रहे दोनों, ठीक है। नाउ द ऑक्सिलरी वर्ब व्हिच इज यूज्ड इन द स्टेटमेंट इज ओनली वन एंड यू कैन फाइंड इट हैज ओवर हियर। तो ये हमें क्या करना चाहिए, दोनों के लिए यहाँ पे सेपरेट वर्ब यूज करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों को मीट नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे हैज आया बिकॉज डक इज सिंगुलर, राइट, तो यहाँ पे उसके हिसाब से हमने हैज डाला। अब यहाँ पे टू है, दिस इज प्लूरल फॉर्म, ये हमारा प्लूरल फॉर्म है। तो प्लूरल फॉर्म के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए, प्लूरल फॉर्म के लिए हमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब चाहिए। वी नीड अ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब टू सपोर्ट आवर प्लूरल मेन वर्ब। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला स्टेटमेंट जो पहला है वो तो सेम रखेंगे, वन डक हैज ड्रॉन, ये तो हमारा करेक्ट ही है।
पॉइजन, अगर यहाँ पे हम हैव डाल देते हैं तो हमारा काम यहाँ पे बन जाएगा एंड द एरर विल बी करेक्टेड. I hope you have understood this about the error detection and the rule number from rule number 1 to rule number 14 is belong to the first topic of error correction and that is subject and verb agreement. Subject and verb agreement, that दोनों का agreement जो है किस किस प्रकार से अलग हो सकता है और कहाँ कहाँ हम गलतियां कर सकते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा. नाउ द एरर डिटेक्शन के अंदर हमारा टॉपिक नंबर 2 आता है टेंसेस. हमारा टॉपिक नंबर 2 आता है टेंसेस इन व्हिच वी आल्सो फाइंड सर्टेन काइंड ऑफ मिस्टेक और एरर इन दैट स्टेटमेंट. हाउ विल वी फाइंड इट? लेट्स लुक अबाउट दैट. चलो हम उसके बारे में पढ़ते हैं. एरर करेक्शन टॉपिक 2 टेंसेस, उसके बारे में हम पढ़ते हैं. अब टेंसेस के ये टाइटल के नीचे हम रूल नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं. सी, rule number 1 is a past tense in the main clause. A past tense in the main clause should be followed by a past tense in subordinate clause. Now, dear student, you have already learned this thing clause in standard 7 and standard 8 I hope. So यहाँ पे आपको ये ज्यादा बहुत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. You should not find difficult to crack it. Main clause, it is a clause which gives a proper meaning and subordinate clause it helps the main clause to complete its meaning. यहाँ पे दो clause होते हैं, मतलब दो पार्ट ऑफ अ स्टेटमेंट होते हैं. यहाँ पे बोला गया है कि अगर मेरा जो मेन क्लॉज ऑफ अ स्टेटमेंट है, मतलब सेंटेंस का पहला हिस्सा जो हमारा है, मेन जो क्लॉज है, वो अगर कौन से टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, तो the second or subordinate clause should be in the past tense only, right? तो यहाँ पे देखो, अगर आप एग्जांपल देखोगे तो आपको अल्टीमेटली ये चीज समझ में आ जाएगी. You will learn automatically. See, he saw that. यहाँ पे he saw ये मेरा clause number 1 है. The clock has stopped, यहाँ पे ये clause number 2 है. क्लॉक का बंद होना एक बार और ही सॉ उसका देखना दूसरी बात. अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे ये जो वाला पार्ट है सॉ, मतलब पास्ट टेंस का है. सी, सॉ, सिंग. तो जो सॉ वर्ड है इट इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब कॉल्ड सी. नाउ हियर क्लॉक हैज स्टॉप. अब यहाँ पे हैज जो वर्ड है और वर्ब का V3 फॉर्म ओवर हियर, तो इट सजेस्ट अ परफेक्ट प्रेजेंट टेंस. ये परफेक्ट प्रेजेंट टेंस को बिलोंग करता है. तो दोनों टेंसेस आर सेपरेटेड, दोनों अलग है. लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल व्हाट वी हैव लर्न दैट इफ द मेन क्लॉज कंटेन्स अ पास्ट टेंस देन सबऑर्डिनेट क्लॉज आल्सो शुड हैव अ पास्ट टेंस. तो यहाँ पे भी पास्ट कर देंगे हम. देखो यहाँ पे आंसर उसका देखो, he saw that the clock had. यहाँ पे has की जगह पे हमने had बना दिया, मतलब परफेक्ट पास्ट टेंस बना दिया. यहाँ पे परफेक्ट प्रेजेंट टेंस था, यहाँ पे हमने परफेक्ट पास्ट बना दिया. अब मेरा सेंटेंस करेक्ट होगा बिकॉज वी हैव past form of a verb over here and followed by the subordinate clause we have corrected has in place of had. We have put, right, we have put had in place of has. Has की जगह पे हमने had बना दिया, तो ये हमारा करेक्शन हो गया. Now let's talk about rule number 2. चलो हम rule number 2 के बारे में देखते हैं. रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? अ पास्ट टेंस इन द मेन क्लॉज. अगर मेन क्लॉज के अंदर पास्ट टेंस है, मे बी फॉलोड बाय अ प्रेजेंट टेंस इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज फॉर द यूनिवर्सल ट्रूथ. नाउ if you can read this definition of rule number 2, it will look like an exception of rule number 1. rule number 1 का ये exception आपको लगेगा. कैसे? In rule number 1 we have learned that if my main clause is in the past tense, then the subordinate clause should be in the past, right? But here they want to tell us, यहाँ पे ये हमें बताना चाहता है कि if a main clause content of a past tense, अगर main clause past tense में है और subordinate clause may be in present tense, but the subordinate clause belongs to universal truth. वो universal truth होना चाहिए.
then and then only you can put a present tense. Let's learn about it through the medium of example. Example क्या कह रहा है? Our teacher said that. यहाँ पे ये मेरा पहला क्लॉज है, उसमें our teacher said that, यहाँ पे said का इस्तेमाल किया गया है, मतलब past. To say present, said past, said का जो होता है ये फॉर्म यहाँ पे आपको बता रहा है, ये आपका पास्ट फॉर्म है, मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ अ वर्ब. दैट द अर्थ मूव्ड राउंड द सन. अब ये तो पहले रूल के जैसा ही हो गया, यहाँ पे पास्ट यूज हुआ है तो यहाँ पे भी पास्ट कर दिया, लेकिन ये गलत है. हमें क्या बताया गया है कि यूनिवर्सल ट्रूथ अगर हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो वो प्रेजेंट टेंस में ही बताना है. अब आपको यू हैव लर्न दैट ऑलरेडी, सन जो है, जो हमारी पृथ्वी है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन. द अर्थ इज मूव्स राउंड द सन. ये हमारा सन है और इसके इर्द गिर्द घूम रही है. तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसमें नहीं यू कैन चेंज एंड नहीं आई कैन चेंज, राइट? नहीं मैं उसमें चेंज कर सकता हूँ, नहीं आप चेंज कर सकते हो. तो यहाँ पे मूड, ये वर्ब जो है पास्ट का, वो गलत है. यहाँ पे कौन सा आना चाहिए था? वो प्रेजेंट टेंस का. तो मूड का बन जाएगा मूव, और ये थर्ड पर्सन है सिंगुलर अर्थ, तो यहाँ पे हम लगा देंगे ईएस, तो वो बन जाएगा मूव्स राउंड द सन. Right, dear student, I hope you have understood this whole lecture. By pausing this whole video, you have to write in your notebook. Thank you very much.